बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, हाल ही में बनी नौ इंसान ने तारीख़ इंसानियत का एक अहम संग मील तय किया और इंसानियत ने खलाओं को मुसख्खर जो कर रही है, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अमेरिका, नासा और बहुत सारे मुल्कों में खलाओं के ऊपर बड़ी रिसर्च हो रही है। एक हेलीकॉप्टर जो है स्पेशली जिसको डिज़ाइन किया गया था स्पेस क्राफ्ट, वो मार्स पे लैंड किया है। तो सबसे पहले कि मैं डस्का पे आऊँ, सियालकोट पे आऊँ, मरियम नवाज साहिबा पे आऊँ, इमरान खान साहब पे आऊँ, कुछ आपको बता देते हैं, देख लें थोड़ा सा कि बनी नौ इंसान क्या सोच रहा है, इंसानियत किधर पहुँच गई है, इंसान क्या सोच रहा है। पहली दुनिया का जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने वहाँ पर वीडियो बना ली है मार्स पे जाके। वो ज़रा देखें तो सही नज़ारे दिखाएँ ज़रा। ये देखें कितनी खुशियां मना रहे हैं वो, ऑल्दो आई कैन नॉट ऑन स्क्रीन प्रोड्यूसर, कितनी खुशी मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं वो कि जी हम मार्स पे देखें लैंड कर गया है। और ये मार्स की सरजमीन है, मरीख की, जिसका हवाला आज मरियम नवाज साहिबा भी दे रही थी। और वहाँ पे ये काफ़ी दिन रहेगी ये मशीन और उसके बाद ज़मीन पर वापस आएगी। मार्स की ज़मीन के सैंपल्स लेके, जिसके ऊपर फिर मज़ीद रिसर्च होगी और ये चेक किया जाएगा कि इंसान मरीख पे जाके बच सकता है या नहीं बच सकता। तो ये वो फुटेज है जो अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है और ये पहली दुनिया की तरफ से आ रही है। अच्छा जी, एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, वैसे तो हमने डस्का पे बात करनी है। ये कह रहे हैं जी, मिशन कंट्रोलर्स एट नासा's जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन सदर्न कैलिफोर्निया हैव रिसीव्ड द फर्स्ट स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर व्हिच लैंडेड February 18, 2021। 18 फरवरी को लैंड किया एट Jezero crater attached to the belly of the agency's Mars 2020 Perseverance rover. The downlink which arrived at 3:30 PM, यानी कि 3:30 बजे लैंड किया, PST 6:30 बजे, via connection through the Mars Reconnaissance Orbiter, indicates that both the helicopter, which will remain attached to the rover for 30 to 60 days, and its base station are operating as expected. कि वो हेलीकॉप्टर और उसका जो बेस स्टेशन है वो एज एक्सपेक्टेड ऑपरेट कर रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो ये तो हो रहा है जी पहली दुनिया में। फ़िलहाल हमारे इधर क्या हो रहा है, हम डस्का से बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारे लीडर्स, और ज़िमनी इंतखाब जो है वो अब मुझे लग रहा है कि हमारे गोडे गिट्टों में बैठने जा रहा है। और माजी की कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिखा देते हैं। ज़रा फोकस की बात करते हैं ना, आज हमारा फोकस क्या है जनरली ओवरऑल, हमारी लीडरशिप का भी, हमारी अवाम का भी, हमारे कारकुनान का भी, हमारे वोटर का भी, हमारे सपोर्टर का भी दिखाइए। भाई डस्का मुझे बताओ, डस्का में ही है ना? डस्का मरीख पे तो नहीं है ना? डस्का सियालकोट में ही है, डस्का ही है, मरीख है, और मरीख पे तो अभी हमारी सोच नहीं जा सकती है। अच्छा जी, तो बात यह है कि चलो हम तो वो जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, एक ट्रीटी भी हुई, द मून ट्रीटी, उसमें उन्होंने कहा जी कि ये मून जब मुसख्खर हो जाएगा, चांद को जब मुसख्खर कर लेंगे, यहाँ पे लोगों ने कहना है यार की इस्टाम कर रहे ने, चांदा पागल हो गए ने। उन्होंने कहा मून जो है इसको हम मुसख्खर कर लेंगे तो ये किसी एक मुल्क की कॉलोनी नहीं होगा, ये बनी नौ इंसान की मिल्कियत होगा और पूरी इंसानियत के फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा अगर इस पे कोई लाइफ पॉसिबल हो सकी। तो असी अजे तक डस्का दी गल कर रहे हैं। अच्छा चलो, ये लीडर्स हैं हमारे, बड़े काबिल एहतराम है, अच्छी बातें भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अवाम दा भी हाल ज़रा, तो बात यह है कि हम चांद की या मरीख की बात तो नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ अभी कहते हैं कि फंडामेंटल्स को हम पूरा कर लें, और ये तब तक पॉसिबल नहीं है। याद रखें, हम हमेशा लीडरशिप को, सियासतदानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और कहते हैं कि ये ठीक लोग नहीं हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये करप्ट हैं, ये काम नहीं करते हैं। बट जब तक हम खुद भी अब बहैसियत कौम अपना किरदार उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, सोच को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, हम तरक्की नहीं चाहेंगे, हमारे अंदर विजन नहीं होगा, तब तक लीडर्स हम में से ही निकलने हैं ना। और लीडर्स भी वैसी होते हैं जैसे कि अवाम होती है। तो अभी मरीख की तो बात हम छोड़ देते हैं, चांद की बात छोड़ देते हैं। भाईजान, वो आइन में लिखा हुआ है कि मेरे बच्चे को 16 साल की उम्र तक मुफ्त मेयारी तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। ये रियासत नाकाम हो रही है पिछले 73 साल से ये वादा पूरा करने में। आइन में लिखा हुआ है कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। तो रियासत उसमें नाकाम हो रही है और तमाम हुकूमतें
हुकूमतें उसमें नाकाम हो रही हैं। आइन में लिखा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन में लिखा हुआ है आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, आइन में लिखा हुआ है एवरीबडी इज़ टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इक्वली, आइन में लिखा हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में निकलते हैं तो ये सारे मसाइल हैं, तो हम इनको ही हल कर लें, बड़ी बात है। अवाम की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज मैं देख रहा था ये जो डस्का फतह करने की जंग हो रही है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, कि डस्का हमारा है ये हल्का, वहाँ पे वो दोनों तरफ वो जो अमवात हुई हैं, बेचारे बच्चे जो वहाँ पे जा बहक हुए हैं, और दोनों के लवाहिकीन को खड़ा कर दिया। जो जावेद भट्ट हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। मेरा बेटा कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, मेरे 6 बेटे ने अगर सारे भी नून लीग पे कत्ल कराने पड़े तो मेरे कोई मुश्किल नहीं। 6 बेटे हैं और एक बेटा कत्ल हो गया, कोई बात नहीं, 6 भी मुस्लिम लीग नून के लिए कत्ल करा दूंगा। और चाचा होश कर यार, मुस्लिम लीग नून के लिए 6 बेटे कत्ल, अल्लाह ने तुझे 6 बेटे दिए, एक कत्ल हो गया, इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, होश कर यार चाचा, ये अवाम है हमारी, 6 बेटे हैं, 6 भी मुस्लिम लीग नून के लिए कत्ल करा दूंगा। लेकिन चलो मर्जी है, क्या कह सकते हैं। अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ जी, मोहम्मद जुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया। और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जुबैर साहब, ये डस्का इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि वहाँ पर एक तो तशद्दुद हुआ, फिर लाशें गिर गई और अब लाशों पे सियासत भी हो रही है, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से दिस सर, लेकिन हो रही है। एक तो ये मैं आपको क्लैरिफाई, एक तो मैं रश कर रहा था कि आपको खुद कितना टाइम मिलता है, आपने जो मर्जी बोलना होता है आप बोलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, आई मीन नॉट, आप भी लें टाइम, बट रश किस लिए कर रहा था कि हमें नहीं टाइम इतना मिलता कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इतनी डिटेल से, इतनी वजाहत से टाइम लें आप प्लीज आवाम तक पहुंचा सकें। देखा, अब मैंने देखा 10 सेकंड भी नहीं हुआ था ना, आप बीच में, हम भी इंटरप्ट कर सकते हैं, एक तो ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन सेट हो गया, तो एंकर्स भी हज़रात बड़े टाइम लें सर, मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की, जो सबके टाइम लें, बोलें, मैं सुन रहा हूँ, हमतन गोश सर। नेक्स्ट टाइम मैं आपके नेक्स्ट वीक आऊँगा आपके शो में, आप बोलना शुरू करेंगे और मैं आपकी तारीफ में बीच में बोलना शुरू कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है सर मैंने सिर्फ कहा कि टाइम लें सर, प्लीज बोलें, मैं सुन रहा हूँ। व्हाई कांट यू लेट मी टॉक? देखें, जब आप बीच में बोलते हैं तो वो सुन नहीं रहे होते हैं, यू डोंट हैव टू से कि मैं सुन रहा हूँ, आप सुनते रहे ना। आई मीन द होल थिंग, मैं तो एक मजाक में थोड़ा सा लाइटर साइड पर आपको लेके जा रहा था। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये लाशों की सियासत होती है ना, ये मेरा ख्याल है ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मरीम नवाज़ या पीटीआई के लोग जो गए हैं आज, अगर लवाहिकीन के घर पर अगर वो ना जाते तो भी उन पर इल्ज़ाम लगता कि यार एक बंदा, उसकी जान चली गई और आपको फ़िक्र ही नहीं है। सो एक ये इट वर्क बोथ वेज़ कि वो आप, और पॉलिटिकल लीडर का ये काम होता है कि वो उसके लिए जो बाहर निकले, मैं ये नहीं कर रहा जान देने के लिए, उसके लिए उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए बाहर निकले तो वो उसको रिस्पांस भी देना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर इलेक्टोरल कोई भी मार्का होगा, डस्का में होगा या कहीं और होगा, तो उसमें जाहिर सी बात है लोगों को आप जब कहेंगे कि लीडरशिप तो पूछती ही नहीं है, एक बंदा मर भी गया था और फिर भी नहीं मुड़ के पूछा, तो एक तो इसका रीज़न ये है, और इसमें ना मैं पीटीआई को ब्लेम कर रहा हूँ, ना मैं पीएमएलएन को, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, ये एक उनके फ़राइज़ में शामिल होता है। दूसरी बात ये, हमारा डस्का का बड़ा सिंपल सा है जी, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े कारनामे हुए हैं इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, रिगिंग के हवाले से, लेकिन ये मुनफरिद केस है कि जिसमें 20 या 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को और कंप्लेन करने वाला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि टेम्परिंग की गई है इलेक्टोरल रिजल्ट्स में, हमें खदशा है। जब इस हद तक आ जाए और पार्टी सेलिब्रेट करना शुरू करते पीटीआई, और कोई शर्मिंदगी, कोई रिमोर्स ना हो, तो उसका तो कोई इलाज, बहस क्या करें? मतलब कल को आप कहेंगे कि जी सिर्फ 23 उठा के लेके गए थे, और
23 की जिम्मेदारी जो है उठाने की, वो भी पंजाब की और फेडरल हुकूमत की है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत है। इलेक्शन का क्लियरली कहा कि जी हमने फ़ोन भी किए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, कोई भी उनको ढूंढ नहीं सका। फॉर ऑल दोज आवर्स वो गायब थे और थैलों के साथ गायब थे। अब आप मुझे बताएं कि बाकी सब छोड़ देंगे, कौन जीता है कौन हारा है, इसका तो ये तो बुनियादी चीज़ है। ये कहते हैं ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं इसका इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर आप पूरे के पूरे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उठा के ले जाएंगे और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ऑन करेंगे, ना वज़ीर आज़म साहब, सारे वज़रा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ब्लेम, भाई आप अपना तो जवाब देना। आपके वो कहाँ हैं चीफ सेक्रेटरी, आपके आईजी कहाँ हैं, आपके वज़ीर आला कहाँ हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं, जिनकी निगरानी में ये सारा काम हुआ था, सारा धंधा हुआ था। एक सीट के लिए आपने पूरे पाकिस्तान को दांव पर लगा दिया। ठीक हो गया जी। एक सवाल है अब यहाँ पर आपसे, बिफोर आई गो टू पीटीआई। ये मरीम नवाज साहिबा के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत तनकीद कर रही है। वो कहते हैं जी कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी हमारा कारकुन जाँ भाग हुआ, और मरीम नवाज साहिबा ने यह भी कहा कि अगर मुझे पता होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब को इतना संजीदा लेना है और यहाँ पर तशद्दुद होगा और किसी की जान चली जाएगी, तो मैं मियाँ नवाज शरीफ के सर के सदक़े में ये ज़िमनी इंतखाब इनको दे देती। क्या कहा मरीम नवाज साहिबा ने, ये सुनिएगा सर। वो जाने चली गई, 2 जाने, सिर्फ एक सीट की खातिर, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी तो ये सीट लेना चाहते थे। अगर मुझे ये पता होता कि इन्होंने 2 जाने नाहक ले लेनी है सिर्फ अपनी सीट की खातिर, तो मुस्लिम लीग नून दस्का की सीट वैसे ही इनको दे देती। वो फुटेज है जी प्रोड्यूसर अब आपके पास, जिसमें वो स्टेज पर जावेद भट्ट साहब के साथ मरीम नवाज साहिबा खड़ी हैं, तो वो भी दिखा दीजिए जब वो आज डस्का गई हैं, क्योंकि वो चैलेंज दिया था उस्मान डार साहब ने। उसके बाद मरीम औरंगजेब साहिबा ने कल मेरे शो में कहा कि हम जाएंगे। तो ये इसमें गाने वगैरह चल रहे हैं, साउंड है तो दिखा दें, सुना दें। वोट चोरों ने सेलिब्रेशन तो हो रही है। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे। हर हद करके से तो जुबैर साहब, वो सवाल ये था यहाँ पे कि वो मरीम नवाज साहिबा कह रही थी कि वो शी सीम्ड वेरी सेंसिटिव अबाउट द लॉस ऑफ लाइफ दैट हैपेंड इन डस्का। तो लेकिन राइट बिहाइंड हर इस फुटेज में जो अभी मैंने आपको दिखाई है, वो मकतूल का वालिद खड़ा था जावेद भट्ट, जो कह रहा था 6 बेटे भी कत्ल करवा दूं पीएमएलएन के लिए। तो पीटीआई ये कह रही है कि देखें उसको स्टेज पे खड़ा करके ये कैसे आप लोग भी जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दिस इज इनसेंसिटिविटी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये एक तो ये सेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी, वही मैं बात कर रहा था पहले जब आप कह रहे थे ना कि सियासत कर रहे हैं लाशों पर। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जब होती हैं तो वो एक किसी का कंट्रोल नहीं होता कि वहाँ जब गए हैं तो कौन वो उसके तराने बजा रहा था। मुझे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि आई एम सिटिंग हियर इन कराची, आई डोंट नो, बट आई एग्री कि जी उस मौके पर सेलिब्रेशन का तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जो माहौल होता है ना, इट्स नॉट, तो नहीं होनी चाहिए थी। कंपेयर इट विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जहाँ एक बड़ा डिसिप्लिन होता है, हर चीज़ होती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये मैंने जो बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सवाल उठाए हैं कि जी हमें इस सवाल नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि वो मरीम नवाज साहिबा जब स्टेज पे जो तराने बज रहे थे, तालियां बज रही थी, नारे, सेलिब्रेशन, जोश जज्बा, एक खुशी के मनाजर के जोश जज्बा तो होगा ना मरीम नवाज, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, यू वुड से नहीं। बट एक तो देखें, आप मेरे से वो निकलवा रहे हैं ज़बान से जो मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। दूसरी बात ये कि जोश जज्बा तो होता है, मरियम नवाज जाएंगी, वो जहाँ से भी गुजरेंगी जोश जज्बा होगा। आप उस जोश जज्बे को रोक ही नहीं सकते। ये इट इज़ नॉट, ये तो आप बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे कोई एनालिसिस कर रहा होता है, कोई जनरल अमजद शुएब साहब एनालिसिस करेंगे। अब वो पता नहीं डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, लेकिन वो अपने इदारे के हवाले से ज़रूर कहेंगे कि हाँ ऐसे माहौल में नहीं होता। बट वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी नहीं होता जिसका मेरा बैकग्राउंड है। बट पॉलिटिकल पार्टी, आगे बढ़ते हैं, लीडर जब कहीं जाता है। जी जी जी, अली मोहम्मद खान साहब,
जी अली मोहम्मद खान साहब, डस्का जीत लिया, मुबारक हो। आपके भी वफाकी वज़रा ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, धुएंधार। वहाँ पे आज शिबली फराज साहब थे, फवाद चौई साहब थे, फिरदौस आशिक अवान साहिबा थी, उस्मान डार साहब थे, असजद मली साहब वहाँ पे बैठे हुए थे। और जब असजद मली को माइक दिया तो पीछे से शिबली फराज ने कहा MNA इलेक्ट, जैसे वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो बहुत बड़ा मुबारक हो जी, डस्का जीता आपने, डस्का। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत सी मुबारकबादें वसूल की हैं ज़िंदगी में, ये एक अजीब तरह की मुबारकबाद है, क्योंकि देखें इलेक्शन हुआ है, ओवरऑल जो है बहुत हलचल हुई इस इलेक्शन में और काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं। अगर आप कुरम डिस्ट्रिक्ट से जो पिछले वक्तों में एजेंसी कहते थे, फिर नौशहरा हैं, नौशहरा में भी बड़ी हलचल हुई, वजीराबाद, और फिर इनका सिंध में भी इलेक्शन हुए। कहीं अपोजिशन के लोग जीते, कहीं हम जीते। दो बड़ी नशिस्तें अल्लाह के करम से तहरीक इंसाफ ने गेन की हैं, जो मेन इलेक्शन में हम हारे थे। एक अपनी मेन सीट हम हारे हैं सूबाई खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें कुछ पार्टी के इंटरनल इशूज भी थे। बहरहाल ये दो बड़ी गेंस हैं। डस्का जो मियाँ साहब का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था, और कुरम डिस्ट्रिक्ट जो मौलाना साहब का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। तो बहरहाल चलें, सियासत में हार जीत होती है। वजीराबाद में हमने बड़ा गेन किया है, 20-21 वोट लिए। लेकिन आपने जो प्रोग्राम का टोन सेट किया है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं जी बहुत ज़्यादा मैं दुआ भी करता हूँ और अफसरदा भी हूँ जो दो हमारे पाकिस्तानी फौत हुए हैं, मुस्लिम लीग नवाज का भी एक कारकुन, हमारी जमात का भी। देखें कारकुन एक नेक जज्बे के साथ वो अपनी जमातों के साथ होता है। हम जो जमातों में चले, मैं तो कारकुन हूँ, लेकिन जो लीडर्स होते हैं सब जमातों के लीडरान को कह रहा हूँ कि जो जमातों के कारकुन होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की बदौलत ही जमातें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारे अपने बच्चे तो सेफ होते हैं, लेकिन कारकुनों के बच्चे जब वो फौत होते हैं, कारकुन जब फौत होते हैं, उनको फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मैं समझता हूँ कि दोनों शहादतें हुई हैं, फौतगियाँ हुई हैं। अगर तो ये कोरटा सेक्टर में कश्मीर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल में या वजीरिस्तान में इनकी जानें जाती तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की इनकी जानें गई हैं। लेकिन इनके माँ बाप जरूर ये सवाल करेंगे कि हमारे बच्चे किस खाते में गए। हम इसलिए ये बच्चे नहीं हैं। और नहीं सर, वो तो कह रहा है कि मेरे 6 बेटे हैं, वो भी मैं PMLN पे कुर्बान कर दूं, कत्ल करवा दूं, अल्लाह माफ करे, PMLN के लिए। वो जावेद भट्ट साहब का मैंने खुद स्टेटमेंट सुना है, सुनवाया भी है आज। नहीं देखें, वो उनकी जमात के कारकुन हैं, उनके जज्बात को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि वो दर्दमंद होंगे। उनके बेटे हैं, बेटे की फौतगी दुनिया की सबसे भारी लाश जो है वो जवान बच्चे की होती है, और उसका हमें दुख हम सबको महसूस हुआ जब आर्मी पब्लिक स्कूल में हमने जवान लाशें उठाएं। और हमारे अपने खानदान में ये चीज़ें फेस की हैं। मेरे अपने खानदान में ज़ाहिर है वो एक हादसे में फौत हुए, लेकिन मुझे याद है कि जब मेरे एक नौजवान कज़न फौत हुए, यंग इंजीनियर, जब अभी वो उसका नाम मोहम्मद इब्रार था, प्यार से उसके दादा उसको रामबिल कहते थे, जब वो फौत हुए तो मैंने उसके वालिद और उसके दादा के लरसते जिस्मों को देखा है। ये देखें, हम सबको इसका एहसास होना चाहिए। मैं ये भी नहीं समझता कि अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक सवाल आपसे भी है, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, लेकिन एक सवाल आपसे भी है, हमें भी और इन्हें भी। एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल आपसे भी है। आप लोग तो तब्दीली की जमात है ना सर, लेकिन आप लोग भी हर अमल का रद्द अमल ठीक उसी तरह से देते हैं जिस तरह से पाकिस्तान की टिपिकल पॉलिटिक्स में होता है। मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, इमरान खान साहब के हवाले से किसी खातून ने कुछ कहा तो उसके जवाब में फिर PTI के कुछ लोग एक और खातून के पास पहुंच गए जिन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से कुछ वैसी बातें की। तो ये टिट फॉर टैट कोई भी लेवल हो, उस लेवल पे पॉलिटिशियंस एक दूसरे को जाके जवाब क्यों देते हैं? अब मिसाल के तौर पे आज जावेद भट्ट ने, अगर मरियम नवाज साहिबा ने उनको वहां पे स्टेज पे खड़ा किया और उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया 6 बेटों वाला, तो आप लोगों ने भी तो जो मतवफ़ी है उसके सगे भाई को बिठा लिया अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसने पूरा अपना बयान जो उसने अदालत में देना था, वो 100 किस्म की मुशावरत उसने वकीलों के साथ करनी थी। आप तो खुद वकील हैं, आपको पता है। आपने ऑन एयर लाइव उसका पूरा स्टेटमेंट चलवा दिया कि जी ऐसे हुआ था। यही वो उधर जावेद भट्ट के साथ हुआ है, वहां पे मीडिया ट्रायल खुद आप लोग, फिर आप लोगों का मीडिया ट्रायल होता है पॉलिटिशियंस का, तो आप लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल क्यों हो रहा है? और वहां पे 2 लाशें गिरी हैं सर,
और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने उस मर्डर केस का मीडिया ट्रायल करवाया है आज के दिन। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से अली मोहम्मद खान साहब? देखिए, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि सेंसिटिविटी का लिहाज रखना चाहिए, हमें भी रखना चाहिए, इनको भी रखना चाहिए। मैं तो आपकी बात से डिफर नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक स्टेप और आगे जाते हुए कहूंगा, मैं ये नहीं समझता कि मियां शहबाज शरीफ साहब की कोई मकसद होगा। एक शख्सियत का भी मैं नाम लूंगा, आपको वाकया आ जाएगा। हो सकता है उनसे बेख्याली में हुआ हो, लेकिन जब ज़ैनब शहीद के वालिद साहब उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और वो सब लोगों ने, सारे मुल्क ने उस बात को पसंद नहीं किया था कि जब वहाँ पे वो एक मजाक सा हुआ था और अमीन अंसारी साहब उनका नाम है, वहाँ बैठे थे। ये चीजें हम सियासतदानों को उसका लिहाज भी करना चाहिए। लेकिन एक यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको करना चाहूंगा बैरिस्टर साहब, कि हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि हम वेस्ट की तरह तरक्की नहीं कर सके, उसमें हम ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि हमारे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका पे जब पहली वही आई थी गारे हिरा में, तो इकरा ही थी, पढ़, अपने रब का नाम लेके पढ़। आज अगर आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं या मैं आपके सामने बैठा हूं या हमारे दो और ऑनरेबल दोस्त बैठे हैं, तो अगर हम कलम के पास ना गए होते, मैं आपको दिल से कहता हूं कि देखें, मेरे पास तो ना करोड़ों है, ना अरबों है, और ना जुबैर साहब तो मुझे ख्याल में कोई अरबोपति हैं, ये भी कोई टेक्नोक्रेट आदमी है। जनरल साहब वैसे ही मेहनत थी फौज में, आप बगैर मेहनत के आगे जा ही नहीं सकते, और आप मेरी तरह वकील हैं। तो ये हम चारों का इधर बैठना इस बात पे दलालत है कि इल्म के बगैर आगे जाना नहीं है। लेकिन हम मुसलमानों ने बिलुमूम, पाकिस्तानियों ने बिलखुसूस कलम पे इन्वेस्ट नहीं किया, हालांकि हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारा लीडर था, ही कलम का आदमी। तो आज अगर आपने मार्स की कहानी सुनाई है, मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन हम इस बात पर भी गौर करें, हम हर चीज जन्नत दोज़ख से बांध लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं दुनिया की हुक्मरानी का, वो मेहनत पे दलालत है, इल्म। आज अगर अमेरिका दुनिया पे रूल कर रहा है, तो वो ताकत जो उनको मिली है वो इल्म की बदौलत है। हम सबको बाइसित स्टेट, बाइसित ठीक है, मुझे इजाजत है, मैं जल साहब की तरफ भी जाता हूं। नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि हमने एजुकेशन पे, नॉलेज पे एज अ स्टेट, एज अ कौम इन्वेस्ट नहीं किया, और आज हम उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं 73 साल। ठीक हो गया अली मोहम्मद खान साहब। जैन साहब, आप सुन रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब को, अ वेरी सिंसियर पॉलिटिशियन, मैं ऑन एयर तारीफ कर रहा हूँ। अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं अली मोहम्मद खान को इस बात का ताना दूं कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि हमने तालीम, हेल्थ की बात करनी थी, आप लोगों ने वादे किए थे, तो आप लोगों ने वादा अभी तक पूरा क्यों नहीं किया? और आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? क्योंकि मुझे पता है ही इज वन ऑफ दोज वॉइसेस विद इन हिज पार्टी जो कि बहुत नजरियाती हैं, ठीक है। और सही बात है, ये बात दुरुस्त है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने तई, अपनी ज़ात की हद तक बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन सिस्टम इतना फरसूदा और करप्ट होता है कि आपकी नहीं चलती है, बावजूद इसके कई दफ़ा कि आप MNA MP सेनेटर, मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर भी हो, ऐसे भी हो जाता है। तो जैल साहब, वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? क्या कहेंगे? मरियम नवाज ने कहा जी कि ये पूरे मुल्क का इलेक्शन बना दे, बल्कि सुना दें जैल साहब को, फिर उनका तबसरा लेते हैं कि पूरे मुल्क का इलेक्शन और अब इसका जो नतीजा है, इसके असरात सियासत पे क्या होंगे, दिखाइएगा। वो चोर इमरान खान की अकलमंदी को भी सलाम पेश करती हूँ, वो चोर इमरान खान की दूर अंदेशी को जो धुंध में भी नजर आ जाती है, उसको भी सलाम पेश करती हूँ। जो इलेक्शन सिर्फ दस्का का था, वो उसने बेवकूफी से किए गए तरीकों से उसने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन बना दिया। जी जैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये इंतहाई काबिल अफसोस सूरत हाल है। जाने भी गई और फिर वो इस तरह के आपने जो सुनवाया कि 6 बेटे कुर्बान करने वाला, वो भी मत मारा हुआ आदमी मुझे नज़र आया, जिस पे तरस आता है, अफसोस आता है कि किस किस्म की वफादारियाँ हमने पोलराइजेशन इस तरह की सोसाइटी में कर दी है। और ये लीडर्स जो हैं ये ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते करते कौम को इस हाल पे पहुँचा दिया है कि अब लगता ये है कि ये अमन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, किसी बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि हम बढ़ रहे हैं एक तनाव की तरफ, एक क्लैश की तरफ। और ये बड़ा छोटा सा वाक़या था कि एक इलेक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में
और वो भी लोकल मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हुकूमत की पॉलिसी है रिगिंग करने की या किसी अदारे की है तो वो तो पूरे पाकिस्तान में फिर होता, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरे में। यहाँ लोकली लोगों ने कोई हरकतें की हैं और उसका डेफिनेटली लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए था। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ है जो बड़ा कुछ बताती है। जी जी। और उसके तहत आगे तहकीकात वगैरह ये मुतालबा होना चाहिए था। लेकिन आप जिस तरह पोलराइज कर रहे हैं लोगों को दोनों साइड से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी बातें हुई, इधर से ये तकरीरें मरियम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत बड़े साने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका क्लैश इतना बढ़ सकता है और जाने जा सकती हैं, तो कल जब कौमी सतह पे इलेक्शंस होंगे तो फिर आप सोचिए कि कई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इस तरह की सूरत हाल बने कौन करेगा। एक चीज़ मैं वाज़ेह बता दूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा इल्म है, अफवाज पाकिस्तान इलेक्शंस के नज़दीक नहीं आएगी। नतीजा ये कि अब ये खुला मैदान होगा, एक दूसरे को नोचते रहेंगे या लड़ते रहेंगे या मारे जाएंगे, ये बड़ी काबिल अफसोस चीज़ होगी। तो वो जो थोड़ा एक भरम था, एक दरमियान में होता था एक हिजाब सा कि जी फ़ौज खड़ी है, ये वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखिए कि अगर हमने इस मामले को ठंडा ना किया, अगर हमारे लीडर्स ने अक्लमंदी से काम ना किया, तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो सकती है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त ऐसा आ गया है जहां इन सबको सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इस माहौल को ठंडा कैसे किया जाए। ये लूट मार से या रिगिंग कर लें या कुछ कर लें, इससे कितना कुछ आप बदल लेंगे। एक सीट मिल जाएगी फालतू, 2 मिल जाएंगी, 3, लेकिन सारा माहौल अगर बिगड़ गया, सारी कौम में अगर एक दरार आ गई, एक डिवाइड बन गई, तो उसका इलाज कौन करेगा। तो ये मेरा ख्याल है, मेरी तो सदा यही होगी। ये जो जज साहब आपने बात की, आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान, आपने जो कहा कि अफवाज पाकिस्तान अब ये इलेक्शंस के करीब ने, इससे मतलब आपका ये है कि 2018 के इलेक्शंस में जिस तरह से हर पोलिंग स्टेशन पे पाक फौज के जवानों को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तैनात किया गया था, और उसके बाद से ये ऑपोजिशन की तरफ से एक बयानिया तो आया सामने सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का, तो आप कह रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान आइंदा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी इलेक्शंस के हवाले से, चाहे वो इस तरह की सूरत हाल है। जी इस तरह है जी। मेरा जो मुझे जहां तक अंदाजा है वो ये होगा कि आप कैंटोनमेंट में या किसी एक जगह पे किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ट्रुप्स कुछ रख देंगे और ये तय हो जाएगा कि अगर कहीं कोई इमरजेंसी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप होती है और फौज को बुलाया जाता है, तो ये रेडीली अवेलेबल होगी। अदरवाइज़ ये नज़दीक मेरा नहीं ख्याल कि अब आइंदा के लिए ये कभी करेंगे कि पोलिंग स्टेशन के पास हों या किसी और जगह हों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कोई इलेक्शन भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हारने वाले ने गलाजत ना फैलाई हो, इल्ज़ाम तराशियाँ ना की हों, झूठ ना बोले हों। आप देखिए हर पिछले इलेक्शन एक आरओ का इलेक्शन था, दूसरे का आपने फौज पे डाल दिया। तो ये तो इखलाकी गिरावट की एक इंतहा है कि इस मुल्क में अपनी शिकस्त तो कभी किसी ने तस्लीम की नहीं। जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है, हार गए तो इलेक्शन में सब कुछ खराब है, मुतनाज़िया नहीं होना चाहती। तो मेरा नहीं ख्याल के, और करना भी नहीं चाहिए। देखें बात यह है किसी भी मुल्क में आर्मी इलेक्शन नहीं कराती, सिविल अदारे अपने मजबूत करने चाहिए, उनको आपको चाहिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। आप पुलिस को पोलिटिसाइज करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे पे एतमाद कोई नहीं है इसी वजह से। और वो आप देख लें सिंध में पुलिस सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर जरदारी साहब के ऊपर केस चल रहा हो तो कोई गवाह वहां पे पेश हो जाए, वो आईजी टांगे तोड़ देगा उसकी, उस गवाह की जो अगर कोई जाके पेश होना चाहेगा। ये तो अपनी एक प्रॉब्लम हमारे मुल्क की बन चुकी हुई है। ये पंजाब में भी होगा, ये केपीके में भी होगा, पुलिस अगर आपने पोलिटिसाइज कर दी हुई है तो ये मसला है। इसको सीधा करें, ठीक करें और अपने लोगों से जो सिविल सेटअप है उससे काम लें। अच्छा, देख लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जैन साहब ने जो कहा है उनकी एक राय है कि जी उन्हें लगता है कि अब पॉलिटिक्स या ये इलेक्शंस के करीब अफवाज पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये जुबैर साहब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू सवाल। मुझे फरमाएगा मोहम्मद जुबैर साहब, ये जैन साहब जो कह रहे थे कि जी फौज नहीं जाएगी अब इलेक्शंस के करीब और उन्हें जाना नहीं चाहिए, और क्योंकि जो भी हारता है वो फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाता है और मुतनाज़िया करता है, तो आप समझते हैं कि ये ठीक है, इसी तरह होना चाहिए? या फिर क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने मेरे शो में आके ये बात की और कुछ तज्जिया निगारों ने भी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है कि पुरअमन तरीके से
इंतखाब करा ले, इस तरह फिर खून खराबा, फायरिंग, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ होता है। देखें, इससे कतई नज़र के क्या पहले होता रहा है, बड़ा सिंपल सा है। एक पाकिस्तान का आइन है, उसमें हर इदारे के जो लिमिटेशंस हैं वो डिफाइंड हैं। ये भी डिफाइंड है कि इलेक्शन कमीशन या जो भी उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, अगर वो समझती है कि फ़ौज ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, बहुत से पोलिंग स्टेशंस ऐसे होते हैं जिनको सेंसिटिव करार दिया जाता है, तो उधर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। अब ये तो हम कोई रूठ के तो बैठने की नहीं बात कर रहे हैं कि फ़ौज को हम अगर बुलाएंगे तो फ़ौज पर उंगलियां उठेंगी। फ़ौज की जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की एड में आए, ये हमारे आइन में लिखा हुआ है। अगर वो आती है और उसी तरह से रहती है जिस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जाएगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो कैसे कोई उंगलियां उठा सकता है? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि 2002 में इलेक्शन हुए और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, मैं एक एग्जांपल आपको सिर्फ दे रहा हूँ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ बड़े धड़ल्ले से टीवी इंटरव्यू में मुबश्शिर लुकमान के साथ ये फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान मेरे पास आए थे और वो 90 से 100 सीटें मांग रहे थे और मैंने, आर्मी चीफ ने उनको 8 से 10 ऑफर की। अभी अब फिर उसके बाद आप ये कहें कि जी उस पर बात भी नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और बड़े वो फखरिया अंदाज में बता रहे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि कोई उनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता कि भाई आप किस बुनियाद पर, वो इमरान खान की तो बात चले छोड़ दे, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा था ये नहीं कहा था, बट जनरल मुशर्रफ ने तो ये टीवी पर इकरार किया। और उसके बाद बहुत से वाक़यात हैं जिसमें जाहिर सी बात है तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिटिकल पार्टीज़ को रही हैं। अब उसको दूर करने के लिए फ़ौज को भी जाहिर सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन या उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट कहती है तो उनको बड़ा क्लियरली अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताने चाहिए। ये फ़ौज का राइट है कि भाई आप हमें बाद में बदनाम ना होने दें, तो हमारी लिमिटेशंस बड़ा क्लियरली डिफाइन कर दें। बाकी आपने जो करना है, रिजल्ट्स कैसे आएंगे, काउंटिंग कैसे होगी, पोलिंग स्टेशंस के अंदर कौन होगा कौन नहीं होगा, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सो अगर क्लियरली डिफाइंड तरीक़ेकार है तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई मजबूरी होनी चाहिए कि लॉ कि गोलियां चलती रहें और हम कहें कि जी हम अपने इदारे को किसी को बुलाएंगे नहीं। अभी आपने वाशिंगटन डीसी में देखा था, जनवरी 20 से पहले जो वाक़यात हुए थे, कांग्रेस पर जो अटैक हुआ था, तो पहले तो क्रिटिसाइज़ किया गया था कि जी वो पेंटागन ने उस तरह से क्यों नहीं आके फोकस किया और तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया कांग्रेस के अंदर जो सारे वो मौजूद थे। फिर उसके एक आध दिन के बाद उन्होंने उसमें इंक्रीज़ किया और वो फोर्सेस को भी प्लेस किया, जो कि बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन वही जनरल साहब वाली बात ना, ज़ुबैर साहब, ठीक तरीके से हो सके। जैन साहब ये कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात की, और आइन में भी एक गुंजाइश है कि इन एड ऑफ सिविल पावर। ये जी जैन साहब फरमाइए। अच्छा मैं एक सेकंड एक बात करूं। देखिए बात ये है, आर्मी कमिटेड है वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स दोनों जगह पे। नतीजा ये कि इनके पास ट्रुप्स नहीं थे और इन्होंने रिजर्विस्ट कॉल करके, जो रिटायर्ड लोग थे उनको कॉल करके तो इस्तेमाल करके तो लगाया आउट ऑफ द वे, इस वजह से कि भाई एक ज़रूरत थी। आइन कहता है कि आपको बुलाया जा सकता है, आप आ गए, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, रिजर्विस्ट बुलाए और उनको ट्रेन किया इस सारे काम पे कि आपने इस तरह करना है, क्योंकि लोग आउट ऑफ टच होकर सिविलियन हो चुके होते हैं। तो आपने उनको लगाया और साथ उनको ट्रेनिंग कराई कि जनाब आपने ये इस तरह मॉनिटरिंग करनी है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम था कि आपने अपने जिम्मे लेके, क्योंकि जिम्मेदारी मिली आपने कर दी, रिटर्न में ये मिला कि आपने उल्टा इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। अब यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है कि पूरी दुनिया में ये होता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई किस्सा हो तो आप बुला लें, उनको रख लें कहीं एक जगह पे, उनकी क्विक रिएक्शन फोर्सेस मौजूद हैं, वो मौजूद रहेंगी। लेकिन आपके पास रेंजर्स हैं, आपके पास हर जगह पुलिस है, आप क्यों नहीं उनको पूरी तरह इस्तेमाल करते और क्यों नहीं आप उनको ट्रेन करते, उन पर एतमाद करते कि वो आपको वो सर्विस करके दें जो आप चाहते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से हमें देनी चाहिए, ये कोई गलत काम नहीं है। पुलिस वो देखे ना, दोनों पार्टी सब कहती हैं पुलिस वाले खड़े थे सामने और उसके बावजूद वायलेंस हो गया, फायरिंग हो रही है और पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे। ये कसूर देखो ना, ये कसूर तो
ये कसूर तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का है ना, जहां हमने पॉलिटिसाइज किया हुआ इन लोगों को। क्यों नहीं सारे मिलके, जो इस्लाहात की हम बात करते हैं तो सारी पार्टियां मिलके बैठ के, मैं दो चीजों पे हमेशा कहता हूं कि खुदा का वास्ता ये इकट्ठे होके तो यह बात करें। जनरल साहब, एक तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जान छुड़ाने का किस्सा जो है वो सारे मिलके बैठ के करें। जी जनरल साहब, जी मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह 18 और 19 अक्टूबर की रात को कराची में हुआ था, और ख़ुद आर्मी चीफ की रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है ओवर जेलस ऑफिसर्स। अब ये आइन में इसका कोई वो नहीं है प्रोटेक्शन कि जी ओवर जेलस में बहुत इमोशनल हो जाऊँ तो मैं जाके आईजी के घर पर कब्जा कर लूँ। तो ऐसे देखे ना, ये चीज़ें जो हैं ये तो दोनों तरफ से होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरफ एग्जैजरेशन थी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये तो एग्जैजरेशन हुई ना कि एग्जैजरेट करके तो बड़ा कहानी सुना दी ना। वो अगवा हुआ, उस शख्स ने खुद कहा कि जी मुझे कोई नहीं, किसी ने अगवा किया, उसका बयान मौजूद था, उसमें वीडियो मौजूद थी आईजी साहब की। फिर ना उसके वीडियो कैमरे मौजूद हैं, सारे घर के बाहर लगे हुए हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी थी तो वो दिखा देते। ओवर जेलस यही है कि उन्होंने जाके इंसिस्ट किया कि आप चलें, तो ही का अकम्पलीट। और अगर ये चीज गलत थी तो आर्मी ने उसका ले लिया नोटिस। उसको और क्या मतलब होता है जनरल साहब? कहना शुरू कर दे, नहीं तो उसका और क्या मतलब शुरू कर दिया कि जो उसको कह रहे हैं ये दैट इज अ वेरी बिग थिंग। अगर आप ये किसी को कहें जी आईजी अब्डक्शन हो गई है, चले अगर आप, मैं नहीं बहस करना चाहता इस पर, आपने उसको डिफेंड करना तो देखें, ये तो उसकी जिम्मेदारी भी थी कि जाके रिजॉल्व करे। ये अगर वो उस वक्त ना जाते, घंटे बाद चले जाते तो जाना तो चाहिए था, उनको जिम्मेदारी नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनको कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि वो इदारे उधर जाके रिजॉल्व करेंगे, ये उधर लिखा ही नहीं। दिस इज वेयर द होल प्रॉब्लम स्टार्ट्स ना, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कहते हैं कि अगर होना जाता उन्होंने करना था, जिस तरह भी उनका काम ही नहीं है। वहां पहले डीआईजी तो बैठा हुआ था, पीएसएल का मैच हो रहा है तो अगर कोई कराची किंग्स अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा तो मैं तो नहीं जा सकता ना वहां बैटिंग करने के लिए कि जी वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे थे बाबर आजम। तो आपका तो ताल्लुक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कैसा होगा तो यही तो बात है, ताल्लुक नहीं है तो पुलिस जाएगी। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर का कैसा, अगर पुलिस आईजी का नहीं है तो फिर किसका है? आईजी ने तो जाना ना वहां पे, जो लॉ एंड ऑर्डर का कैसा होगा तो उसके लिए नहीं जाना था। वो जुबैर साहब आप तो जाना ही करेंगे, लेकिन करूंगा आपके साथ जुबैर साहब, अगर आप डिफेंड करेंगे उसका तो करेंगे, आपने कहा कि हम नहीं जा सकते। जुबैर साहब वो आप बैटिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन वो ड्रेसिंग रूम का चक्कर आप लगा आते हैं, वो आपकी एक दो मुलाकातों के हवाले से वो फिर बड़ी मुझे ड्रेसिंग रूम में भी नहीं जाने की इजाजत सर, ड्रेसिंग रूम में भी मुझे स्टेडियम के अंदर घुसने की इजाजत आए हैं सर। चाहे मैं जितना भी मेरा दिल करे, जितना भी ओवर जेलस में हूं, मुझे नहीं है इजाजत। चाहे वसीम अकरम अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे नहीं है, मैं जितना भी इमोशनल हो जाऊं। अच्छा मुझे ये बताइएगा जुबैर साहब, ये मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इमरान खान जो हैं ये पहली और आखिरी दफ़ा आए थे और बहुत सारे इनके जो MNAs हैं ये उनको भी पता है, तो क्या कोई MNAs आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मायूस हैं? ये शॉर्ट सुनवाई मरियम नवाज का, फिर जुबैर साहब का और खान साहब का रिस्पॉन्स लेते हैं इस पर। अवाम ने जो फैसला इस वोट चोर हुकूमत के खिलाफ दिया है, सबसे पहले उस फैसले का इनके MNAs और MPs को पता है, और ये वन टाइम एक चीज़ थी जो हो गई, जिसका नाम इमरान खान है, जिसको हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। अब इनके MNAs और MPs को भी पता है कि अगला ना कभी पहले इमरान खान पहले आ सका ना अब दोबारा आएगा, तो वो अपने अपने मस्कन ढूंढ रहे हैं इधर उधर और अपने पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। बहुत जल्दी इनका शराजा बिखरेगा इंशाअल्लाह ताला। जी जुबैर साहब, कोई लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं, कैसे आप कह रहे हैं कि शराजा बिखर रहा है? देखें, एक तो वो शराजा बिखरने की वजूहात हैं, एक तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में तमाम MNAs को इंटैक्ट रखना बड़ा चैलेंज होता है। ज़ाहिर है हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डेवलपमेंट के हवाले से उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर उनको वज़ीरों से शिकायत होती हैं जो नेचुरल होते हैं। ये सिर्फ PTI की हुकूमत में नहीं है, हर हुकूमत में होता है कि जी वज़ीर हैं वो हमारे से बात नहीं करते। फिर इनके वज़ीर ख़जाना ऐसे हैं कि वो जाहिर सी बात है वो ना इलेक्टेड थे, ना उनका कोई ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बाकी तो पार्लियामेंट से छोड़ दें, वो आते ही पाकिस्तान उस वक्त हैं जब उनकी कार में झंडा, और ये 40 साल की तारीख है, ये कोई 4 साल की तारीख नहीं बता रहा। हफीज़ शेख साहब, पाकिस्तान से उनकी कमिटमेंट कोई नहीं है, जिस दिन हुकूमत जाती है उसी दिन शाम की जहाज़ की फ़्लाइट वो लेते हैं और चले जाते हैं। एक नाइट भी उन्होंने
पिछले 40 साल में ऐसी नहीं गुजारी जब वो वजीर ना हो या कोई बड़ा ओहदा ना हो। सो एक शख्स की ऐसी कमिटमेंट है तो फिर बैक बेंचेस जो MNAs होंगे तो उनका तो कंसर्न होगा ना, ये कौन साहब हैं जो हमारे ऊपर ला के इम्पोज करती हैं। और फिर सबसे ज़्यादा गालियाँ अगर PTI ने और इमरान खान ने दी थी, जिसके बदौलत वो हुकूमत उन्होंने हासिल की थी, वो थी कि पीपल्स पार्टी और PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो तबाहकुन थी। अब उसके रुए रवान जो थे वो हफीज़ शेख साहब थे पीपल्स पार्टी के, और जो PMLN के 5 साल वो ख़जाना के सेक्रेटरी थे वो इनके फिर मिनिस्टर बन के बैठ गए। तो अब आप खुद बताएं कि जो MNAs होंगे या MPs होंगे उनको नाराज़गी होगी या नहीं होगी कि भाई आप तो हफीज शेख साहब के खिलाफ कोई लोग तोड़े आपने? अल्लाह, ये तो डिपेंड करेगा सीक्रेट बैलेटिंग होगी या ओपन बैलेटिंग होगी। अगर सीक्रेट बैलेटिंग होगी तो आपके सामने नताइज आ जाएंगे, हफीज शेख साहब उड़ जाएंगे। अच्छा। और यूसुफ रजा गिलानी टूटेंगे अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिचुएशन ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुका है आईनी तरमीम चाहिए, ऑपोजिशन की तमाम जमातें ये कह चुकी हैं, बार काउंसिल्स ये कह चुकी हैं, सिर्फ PTI ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि ओपन बैलेटिंग ऐसे भी हो सकती है। तो खैर वो तो ऑर्डर आ जाएगा। तो अगर सीक्रेट बैलेटिंग होती है कितने लोग तोड़ लेंगे? जितनों की जरूरत होगी तोड़ लेंगे। तोड़ने की बात नहीं होती, मतलब वो यूसुफ रजा गिलानी ने या हमने जाहिर है उनको वो अपनी ज़मीर के हवाले से कि एक शख्स जो इसको सबसे ज़्यादा गालियाँ इमरान खान देते थे मईशत तबाह करने के लिए, एक शख्स जिसकी पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट नहीं है, उसको आपने कहा ना वोट देंगे, तोड़ लेंगे जितनों की ज़रूरत होगी। पॉजिटिव तो वो थोड़ा बता भी दें ये तोड़ते कैसे, वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जी। हाउ डू यू डू इट? ये तोड़ते कैसे हैं MNA सेनेट इलेक्शंस में वोट के लिए? कैसे देखे ना, अगर मैं किसी MNA से मिलता हूँ, अगर मैं किसी MNA से मिलता हूँ PTI के, तो मैं उससे ये सवाल पूछूंगा ना कि आप मुझे ये जस्टिफाई करते हैं, आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, ये सेनेट का इलेक्शन और वजीर खजाना हैं, वो छोटे वोटे भी नहीं है, आगे जाके भी मैशत उन्होंने चलाया। तो ऐसे कन्विंस करके तोड़ते हैं, तो कन्विंस करके समझा के सारे एसेट्स उनके बाहर हैं, बुरी हालत होगी। अच्छा जी, एक हमारा रिकॉर्ड है, कोई पैसे तो नहीं चलते इसमें? मैं आपको बता दूं PML कोई पैसे शैसे तो नहीं चलते? एक बता दें किस्सा जी। अच्छा, मैं क्या कोई नोटों की सदियां पैसे बाहर हैं, फैमिली उस बंदे की बाहर है, वापस वो लेके नहीं आते एसेट्स, कमिटमेंट है नहीं पाकिस्तान से। मुशर्रफ के भी दौर में वजीर थे, सिंध के भी वजीर रह चुके हैं। ठीक हो गया जी। अब अली मोहम्मद खान साहब PMLN ये कह रही है कि डस्का के इलेक्शन को पूरे मुल्क का इलेक्शन बना दिया है, और डस्का से वो कहते हैं कि जी आप धांधली करके जीतने की कोशिश करें, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला नहीं सुना है। दूसरी तरफ हफीज शेख साहब के हवाले से जो वो इतराजात उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी टूट फूट का शिकार है और आपके MNAs उनको वोट नहीं देना चाह रहे। और एक मिसाल तो है, ये परवेज खटक साहब के सगे भाई ने PMLN के कैंडिडेट को नौशहरा में सपोर्ट किया और उसके बाद परवेज खटक साहब के भाई के हवाले से एक्शन भी लिया आपकी पार्टी ने। तो टूट फूट हो रही है आपकी पार्टी में। और वो जो मरियम नवाज कह रही हैं कि दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इमरान खान केम इनटू गवर्नमेंट, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? I think we need proper management in the program. आपने मुझे बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में मौका दिया है, टाइम भी नहीं है सर, मैं 2-3-4 बातें करूंगा सर। सारा टाइम अब आपका, आप बोलिए। नहीं, सारा टाइम मेरा नहीं होना चाहिए, अब भी आप इक्वली बैलेंस करें। देखें, पहली बात तो ये है कि सियासत में आप सीटें हारते भी हैं, जीतते भी हैं, कुछ आप अपनी गलतियां करते हैं, आपकी जमात के अंदर भी जो है लोग ग्रुपिंग भी हो सकती है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। इनकी जमात 10 बार टूट चुकी है, और साथ में कुछ कभी कभार परफॉर्मेंस पे भी आपके खिलाफ वोट पड़ जाता है, कभी अच्छी परफॉर्मेंस के आपके हक में भी पड़ जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दुख वहां पे होता है जब आप एक ऐसे लेवल पे एक इलेक्शन को लेके जाते हैं। देखें, 3-4 बार मियां साहब ये डस्का जीते हैं, तो अगर इस बार तरीके इंसाफ जीत गई है, और ये देखें इसको आप वजीराबाद के साथ भी कंपेयर कीजिए ना, वजीराबाद में इस बार भी हम हारे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिछली बार जितना हारे थे इस बार हमने उससे 21,000 वोट गेन किया है, और इन्होंने अपनी विनिंग वोट में 5,000 के करीब लूज किया है। व्हाट डज दैट शो? वो ये शो कर रहा है कि डस्का जीत रहे हैं, वजीराबाद में 21,000 का वोट ऊपर जा रहा है। आपका शोज के आपने रिगिंग कितनी की है? कोरम डिस्ट्रिक्ट में सर मैं आपकी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था,
मैं दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं बता दूं, अपनी वजारत की वजह से और ओहदे की वजह से मैं सबका एहतराम करता हूं, अदरवाइज कोई मेरे से बात नहीं कर सकेगा। कुरम जो है, कुरम में हम जीते हैं, तो ये सारा अपवर्ड ट्रेंड है। सिर्फ नौशहरा में हारे हैं, उसकी वजह आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बुनियादी तौर पे जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, लियाकत साहब जो हैं अपने बेटे के लिए सूबाई सीट चाहते थे। खटक साहब ने कहा नहीं, हमारे कारकुन थे जमशेद काका खेल, वो फौत हुए कोरोना की वजह से, उनके बेटे का हक है। और नॉर्मली होता भी है कि जो फौत होता है उसकी फैमिली में से कोई, आम हालात में तो हमारा कल्चर ऐसा है कि जो फौत होता है नॉर्मली, तो हम यहाँ पे पिछले इलेक्शन में अक्सर बंदे भी नहीं खड़े करते थे। अब चलो इलेक्शन लड़ना सबका हक है, मैं उस पर नहीं क्रिटिसाइज करता। लेकिन दो बातें और, आपने एक शुरू में प्रोग्राम के बीच में आपने एक बात की फौज की, फिर ब्रेक आ गई बीच में। मैं देखें, कभी भी मैं चूंकि पार्लिमानी उमूर का वजीर हूँ भी वकील, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता हूँ। फौज कभी भी वॉलंटियर नहीं करती कि हमें भेजें, उनको बड़ा कोई शौक नहीं है। हमसे नहीं होते ना मीटर रीडिंग, मियाँ साहब ने भेजा था ना मीटर रीड करने के लिए, फौज का ये काम है। आपने भेजा, फौज ने कहा ठीक है जी। दूसरा, फौज तब जाती है जब इलेक्शन कमीशन और इंटरिम गवर्नमेंट उनको कहती है। नंबर 2, मियाँ साहब ने, मैं सारी चीजों का चश्मदीद गवाह हूं जी, मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, लेकिन अंधा तो नहीं था, अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था। 88 में बीबी जीती, 90 में मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने, तब फौज बड़ी ठीक थी जब पोलिंग स्टेशन पे थी। 93 में बीबी दोबारा ठीक हो गया। बंदे टूट रहे हैं आपके कि नहीं? ये जो कह रहे हैं कि हफीज शेख साहब नहीं जीत सकेंगे इलेक्शन, कोई बंदे टूट रहे हैं आपके? देखें बैरिस्टर साहब, हफीज शेख के क्रेडेंशियल्स पूछ लेना क्या है। Our party is intact, our party is intact, और मैं इस बात के भी सख्त खिलाफ हूँ कि हम इनके किसी बंदे को गैर जो है पार्लिमानी तरीके से अपनी तरफ खींच के ले आए। लेकिन कल मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक बात की है और आज के प्रोग्राम में भी कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप कह रहे हैं पार्टी इंटैक्ट। बहुत शुक्रिया आप तमाम का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।